नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कॉर्पियन स्टडी में। अभी आपने देखा कि जीडीपी 19%, कहीं कहीं 10%, इस तरह से चीज़ें कही जा रही है कि गिर रहा है। ये क्या है? बहुत ही साधारण शब्दों में समझाऊंगा। जो बीबीसी का जो एक आंकड़ा दिया गया है उसके अनुसार वीडियो पूरा देखें, 5 मिनट से अधिक का नहीं है। साधारण शब्दों में बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा हमारी अर्थव्यवस्था कैसे नीचे जा रही है और आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, बीबीसी के अनुसार ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर ऐसे भी इसे जैसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी का तात्पर्य यह है कि किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू जो होती है उसको जीडीपी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कि कोयला का उत्पादन हो रहा है, स्टील का उत्पादन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो रहा है, होटल में सर्विसेज जो दे रहे हैं उससे जो इनकम आ रही है, रेलवे में जो सर्विसेज दे रहे हैं उससे जो इनकम आ रही है, ठीक है, और जगह भी है। तो गवर्नमेंट प्राइवेट सारी चीज़ों को मिला के जैसे कि जो टोटल योग होगा ना, उसका कुल योग, उसको आप जीडीपी कह सकते हैं। ठीक है, तो रिसर्च और रेटिंग फर्म के रेटिंग के जो अर्थशास्त्री है सुशांत हेगड़े जी हैं, उनका ये कहना है जीडीपी ठीक वैसा ही है जैसे किसी छात्र की मार्कशीट। समझ लो, मतलब एक कुल मिला के कुल जो पैसा है, एक साधारण शब्दों में उसको समझ सकते हैं। अब हमारी जीडीपी नीचे कैसे गई? अगर जीडीपी नीचे जा रही है तो इसका मतलब हमारा देश की प्रगति डाउन जा रही है, और अगर जीडीपी ऊपर जा रही है अर्थात हमारे देश की जो प्रगति है वो ऊपर जा रही है। अब हमारे देश की जीडीपी नीचे जा रही है, कुछ कारण हैं जो लॉकडाउन से पहले ही थे। पहली बात तो जो एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया गया विमुद्रीकरण। देखिए, बहुत लोग को विमुद्रीकरण का फ़ायदा हुआ, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसका लॉस हुआ। देखिए, जो ऑनलाइन बिजनेसेस करते हैं उनको इन चीज़ों में से पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, मुकेश अंबानी का जो रिलायंस का रिचार्जेस हो गया, उसमें काफ़ी वृद्धि आई। और भी चीज़ों में ऑनलाइन सेक्टर में, पर्सनली मैं इन्हीं को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, जो लघु और मध्यम प्रकार के जो उद्योग हैं या दुकानें जो छोटे छोटे चलाते हैं, उनको दिक्कतें होने लगी। वो इसलिए दोस्तों कि अगर कैश अचानक से शॉर्ट हो गया विमुद्रीकरण से, ये नोट बंद हो गए, कैश का फ्लो नहीं आया, ठीक है, तो जब आपके पास कैश होगा ही नहीं। और हमारे भारत में कितने लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं? देखिए, भारत जो देश है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता यही देश नहीं है। भारत हमारा देश जो है, कहा जाता है कि गाँव में बसता है। तो गांव में कितने लोग एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करते हैं और उन लोगों को पता है कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे की जाती है। तो उन लोगों को कैश नहीं मिला, और कैश नहीं मिला तो वो परचेजिंग नहीं करेंगे। परचेजिंग नहीं करेंगे तो दुकान में सामग्री नहीं आएगी, और सामग्री नहीं आएगी तो बहुत लोग को रोजगार नहीं मिलेगा, और फिर जब सामान की बिक्री ही नहीं होगी तो सरकार को टैक्स नहीं जाएगा। तो कुल मिला के एक जगह पैसा, समझ जाइए, अगर 10,000 रुपये रखा हुआ है तो बस वो रखा हुआ है ना। 10,000 का आपने कुछ का आलू खरीद का, कुछ का प्याज खरीद लिया, कुछ का सोना खरीद लिया, कुछ का कपड़ा खरीद लिया। तो जिन जिन क्षेत्रों में आप जाके सामान खरीदे वहाँ पर तो वहाँ पैसा गया, ठीक है, उससे वो अपने स्टाफ को देंगे, उसके स्टाफ अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। इसी तरह से अर्थव्यवस्था चलती रहती है। तो विमुद्रीकरण में इसने सड़क एक झटका दिया। फिर जीएसटी जो लाया गया, जीएसटी अचानक लाया गया, लोकसभा राज्यसभा में पास किया गया और उसको लागू कर दिया गया। लेकिन जीएसटी में बहुत सारी खामियां थी। देखिए, नो डाउट जीएसटी लाना एक मील का पत्थर है जो आगे जाने वाले समय में भारत के लिए फ़ायदा पहुंचाएगी, लेकिन वर्तमान समय में इसने सडन झटका दिया भारत को, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि अचानक कौन सी व्यवस्था आई। किसी चीज़ों में इन्होंने 28% कर दिया जीएसटी रेट, जिससे गाड़ियों की बिक्री कम हो गई, उससे लोगों को छटनी करनी पड़ी। तो फिर लास्ट में कम किया गया, फिर लास्ट में जीएसटी जो नंबर बनाया गया उसमें काफ़ी आपत्ति हुई। तो 4-5 महीने उस समय चले गए, ठीक है। उसके बाद जो एक्सपर्ट थे, इन्होंने मतलब आरबीआई में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। आरबीआई बैंकों का सबसे बड़ा एक गॉडफादर की तरह माना जाता है, बैंक को रन करता है। तो उसमें रघुराम राजन जी, जो हमारे पूर्व आरबीआई के गवर्नर थे, काफ़ी एक्सपर्ट थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कुछ सरकार से मतभेद होने के कारण। तो वो एक अनुभव है। तो अनुभव का जो अगर अर्थव्यवस्था में जो जानकार व्यक्ति की अगर बुद्धि को लेंगे या फिर उनके गाइडेंस को लेंगे, डेफिनेटली अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी। तो वो एक तीसरा कारण हो गया। फिर हम लोग रिवाइव करने की कोशिश की, ऊपर उठने की कोशिश की, उसी समय कोरोना का सडन अटैक आ गया और सारी चीज़ों में लग गया लॉकडाउन। अब क्या हो गया? लॉकडाउन लग गया, सामग्री की कमी हो गई है, आलू पहुंच नहीं पा रहा है, दालें पहुंच नहीं पा रही हैं, ठीक है, गेहूं पहुंच नहीं पा रहा है, अच्छी सब्जियां, अच्छे फ्रूट्स हैं, चाहे कोकोनट वाटर है या और चीज़ें पहुंच नहीं पा रही। इसी कारण आप देखोगे सोना का, ठीक है, जो खाद्य पदार्थ है, इनकी प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। तो जब सामग्री आ ही नहीं रही है तो रनिंग कहाँ से होगा? समझ रहे हो? तो पैसा, जैसे कि क्या होता है, पैसा ही पैसा को बनाता है। जब पैसे आप कहीं खर्च करोगे
ठीक है, फिर वो कहीं और खर्च करेंगे, फिर वो कहीं और खर्च करेंगे, सरकार को टैक्स जाता रहता है जाता रहता है, सरकार के पास भी अर्निंग होती है और पैसा का रनिंग हो गया। ऐसे आपने काम किया, आपको कुछ पैसे मिले, नहीं आपको काम मिल रहा है, नहीं पैसे मिल रहे हैं, पैसे भी उसके पास पड़े हुए हैं और आप भी घर में पड़े हुए हैं, तो दोनों चीज़ें व्यर्थ हो गई। ना आपका जो शरीर की ऊर्जा है उसका इस्तेमाल किया जा सका, और ना ही वो उन पैसा है उनका इस्तेमाल किया जाएगा, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ। लेकिन अगर पैसे का इस्तेमाल होता, आपको रोजगार मिलता, आपके पास पैसे आते और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता तो दुकानें लगती, तो इस तरह से अर्थव्यवस्था ये होता है। तो ये अभी चीज़ें सडनली स्टॉप हो गई हैं, स्टॉप या लगभग रुक गई हैं, इसीलिए हमारा जीडीपी जा रहा है। कुल मिला के दोस्तों जीडीपी इसी एक वर्ष में टोटल जो आपका प्रोडक्शन होता है और जो सर्विसेज होती है उसको कुल वैल्यू होता है, कुल योग, जैसे कि आप समझ जाओ अपने घर की पूरी संपत्ति सारे चीज़ों को मिला के, जो सारे आपके घर में सारी चीज़ें जो कमा रहे हैं, पुत्र एक कमा रहा है, बहू कुछ और कमा रही है, पत्नी कुछ और कमा रहा है, पिताजी कुछ और कमा रहे, तो अब ये ऊपर कैसे जाएगी? ये दोस्तों एक बार क्या होता है ना, इकोनॉमी जाने में ऊपर टाइम लगता है लेकिन उतरने में टाइम नहीं लगता। अब उतर तो चुकी है, कहा जा रहा है कि भारत अभी 10 साल पीछे चला गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है, अभी सटीक आंकड़ा देना कुछ भी अनुचित होगा क्योंकि इसका कोई अभी तक प्रमाण है नहीं। तो अब अचानक से तो नहीं हो जाएगा। जो हमारी 10 से 19% के बीच में जीडीपी नीचे गई है, कुछ लोग 19% कह रहे हैं, कुछ लोग 12%, कुछ लोग 10%, इसीलिए मैं सटीक आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को तो जानकारी होती ही नहीं है और बहुत सारी चीज़ें छिपा दी जाती है। जो चीज़ें ऑनलाइन दिख रही है उससे लोगों ने आकलन कर लिया कि क्या है जीडीपी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें गांव में होती है ना, जो अनऑफिशियल होती है, जहां लेन देन में रिकॉर्ड कंप्यूटर में नहीं आता, उनका आकलन आप कैसे कर रहे हो? ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 10 से 19 के बीच में ऐसा माना जा रहा है। तो जैसे 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 प्रगति होती चली जाएगी दोस्तों, डिमांड बढ़ता चला जाएगा, हमारे जीडीपी ग्रोथ होते चली जाएगी। लेकिन अंत में मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर, कि जो डेवलपिंग कंट्री होता है उसमें एक नॉर्मल जीडीपी 4 से 5% तक तो ऐसे ही होनी चाहिए, 4 to 5, ठीक है। जो वो इसलिए क्योंकि जो डेवलपिंग देश होता है वो कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन हमारी उससे भी नीचे चल रही है। तो इसके फेल्योर होने के बहुत सारे कारण हैं, किसी की आलोचना मैं नहीं करना चाहता, और बाकी जो समझदार हैं वो खुद इन चीज़ों से काफ़ी परिचित होंगे। साधारण शब्द मैंने अपने समझाने की कोशिश किया हो, आशा करता हूँ समझाने में सफल हुआ हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।